आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को लेकर 15 राज्यों के मुख्यमंत्री से की बातचीत। राजस्थान में कोरोना को लेकर किए गए कार्यों की सराहना। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस का बड़ा हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, केंद्र सरकार गिराने में बिजी, सीमा की सच्चाई देश से छुपाई। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा विधायकों को दिया गया मतदान प्रशिक्षण। ओंकार सिंह लखावत ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को बताया गलत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं कल से। 12वीं कक्षा का होगा पेपर। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने पूरी की तैयारियां। भारत के साथ सीमा पर हिंसक झड़प के बाद 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद भी चीनी विदेश मंत्रालय भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजिन ने कहा कि हिंसा की ये घटना चीन के एलओसी वाले क्षेत्र में हुई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही देश कूटनीति और सैन्य चैनल संपर्क में हैं। लीजे ने कहा कि ये बहुत स्पष्ट है, चूंकि चीनी वास्तविक नियंत्रण रेखा वाले इलाके में हुई है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी चीन की नहीं बनती है। चीन और भारत दोनों ही कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर प्रासंगिक विषयों को सुलझाने के लिए निकट संपर्क में हैं। लीजे ने कहा था कि भारतीय सैनिकों की कार्रवाई की वजह से दोनों ही पक्षों के बीच गंभीर शारीरिक संघर्ष हुआ। चीन ने भारतीय पक्ष से इस पर आपत्ति जताई है। लद्दाख में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद लगातार कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दे ही दिया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर चीन को चेताया है कि उकसाए जाने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। कोरोना वायरस पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन विवाद पर बात की। मुख्यमंत्रियों से बातचीत से पहले प्रधानमंत्री ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत वैसे शांति चाहता है, लेकिन किसी के उकसाने पर उचित जवाब देना जानता है। मोदी ने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है, स्थिति कुछ भी हो देश आपके साथ रहेगा। मोदी ने आगे कहा कि भारत अपने स्वाभिमान और हर एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। मोदी ने आगे कहा कि देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। किसी को भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर उचित जवाब देने में भी सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर 15 राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना रोगियों की संख्या में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तब होगा जब प्रत्येक कोरोना मरीज को उचित उपचार मिलेगा और इसके लिए हमें परीक्षण पर जोर देना होगा, ताकि हम संक्रमित व्यक्ति का टेस्ट करके उसका पता लगा सके और उसे आइसोलेट कर सके। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से जुड़े। मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और सचिव और राजीव स्वरूप, रोहित सिंह और कुलदीप राका भी साथ रहे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कोरोना को रोकने के लिए उपायों की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन और भारत की सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। सोनिया ने इस झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को लेकर भी प्रधानमंत्री से सवाल किया। सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सीमा पर इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की क्या रणनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को ये बताएं कि चीन ने कैसे भारतीय जमीन पर कब्जा किया है और 20 बहादुर जवान क्यों शहीद हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि 20 जवानों के बलिदान ने राष्ट्र की अंतरात्मा को हिला दिया है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मैं उन सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूं और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करती हूं कि वे उनके परिवारों को इस दर्द का सामना करने की शक्ति दे। याचिका में उन्होंने डॉक्टरों और अन्य संबंधित कर्मचारियों सहित कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाएं और समय पर वेतन देने की मांग की थी।
याचिका पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसे राज्यों के मुख्य सचिव सुनिश्चित करें। इसका किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने सरकार से इस मुद्दे को देखने और कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन और अन्य आवश्यक क्वारंटीन सुविधाओं के भुगतान के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश पारित करने को कहा है। न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि चिकित्सकों को वेतन के भुगतान संबंधी आदेश का पालन करने के संबंध में रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर जमा करें और चेताया कि आदेश का पालन नहीं करने पर गंभीरता से इसको लिया जाएगा। कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते और यही आलम है पाकिस्तान का। संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर में हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिक मारे गए। उधर पुंछ जिले में कई माह से नियंत्रण रेखा पर किरानी सेक्टर में लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही गोलीबारी से जहां लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। बहुचर्चित थप्पड़ कांड में आज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भाजपा की महिला नेता सोनाली फोगाट को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें हिसार की अदालत में पेश करके चालान किया। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई। सोनाली फोगाट पर बाल संबंध की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। उनका थप्पड़ मारने वाला वीडियो बीते दिनों जमकर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद से लगातार सोनाली को गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी। हिसार में सोनाली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,000 से अधिक हो चुकी है और 4.5 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के बढ़ते मामले से चिंता व्यक्त की है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीजिंग से जुड़ी लंबी बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 3.5 लाख हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। वहीं राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 के पार हो गई है। राज्य में 122 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,338 हो गया है और वहीं 309 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इधर भरतपुर में सबसे अधिक 28 नए कोरोना मरीज आए हैं। इसके अलावा जयपुर और झुंझुनू में 14-14, अजमेर अलवर में 2-2, चूरू में 16, दौसा डूंगरपुर में 1-1, नागौर में 13, पाली में 25, सिरोही में 3 और दूसरी जिले में 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में सुरजेवाला ने चीन के भारतीय सैनिकों पर हमले की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी सेना के इस दुस्साहस पर प्रधानमंत्री और बीजेपी ने मौन साध रखा है। सुरजेवाला ने कहा कि देश की जनता को उम्मीद नहीं थी कि केंद्र सरकार की 40 दिन तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का इतना बड़ा परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्र सरकार की नाकामियों और खामियों की वजह से देश को ये दिन देखना पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष बार बार मोदी सरकार से गुहार लगाते रहे हैं और आग्रह करते रहे हैं, आखिर बताएं कि सीमा पर परिस्थिति क्या है, चीन ने हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सेना के पूर्व अधिकारी भी मोदी सरकार को आगाह कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है और सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। जयपुर के सीतापुरा स्थित एक होटल में भाजपा की आज विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा विधायकों का मतदान प्रशिक्षण किया गया। बैठक से पहले लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के तहत बीजेपी विधायकों को मतदान प्रशिक्षण दिया गया। मतदान प्रशिक्षण में विधायकों को मॉक पोल देने का तरीका समझाया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधायकों को वोट देने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उनको बताया कि कैसे वोट डालना है। सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य विधायकों ने वोट डालकर दिखाया कि कैसे वोट डाला जाता है। राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मैं तो 25 रुपए की सब्जी, लौकी और आलू भी लाने की स्थिति में नहीं हूं, तो 25-25 करोड़ विधायकों को देने के लिए कहां से है मेरे पास। लखावत ने कहा कि सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, किसके 25 करोड़, हमने तो कभी 25 करोड़ का नाम ही नहीं सुना। इस तरह की बातें करने का एक प्रचलन बन गया है, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। 25 करोड़ कहते हैं, मेरे तो यार 25 रुपए की सब्जी मुश्किल से लौकी और आलू ही लाने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे बारे में सब जानते हैं।
और हम किसके 25 करोड़, हम तो नाम ही नहीं सुना ज़िंदगी भर के अंदर, सब करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रचलन बन गया इस तरह की बातें करने का, मैं इसका पक्षधर नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लंबित विषयों की परीक्षा 18 जून से शुरू हो रही हैं। इन्हें लेकर बोर्ड ने इस बार कुछ खास इंतजाम किए हैं। कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सभी केंद्राधीक्षकों, शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ साथ परीक्षार्थियों के लिए भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। मुख्य परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर एक परीक्षा कक्ष में सिर्फ 40% परीक्षार्थी ही परीक्षा दे पाएंगे। बाकी के परीक्षार्थियों की परीक्षा उप केंद्रों पर ली जाएगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग करवाए जाने की व्यवस्था की है। परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा और परीक्षा के लिए आते और जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी होगी। इस बार 5,685 मुख्य परीक्षा केंद्रों के साथ साथ 521 उप परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जिनमें से 35 उप परीक्षा केंद्र सीनियर सेकेंडरी के परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए हैं। जयपुर में होटल और रेस्टोरेंट खुलने के बाद जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के दौरान सब्जियों की खपत कम होने से सब्जियों के भाव में काफी गिरावट देखने को मिली थी, किंतु अब सब्जियों की डिमांड बढ़ने से इनकी आवक कम होने पर सब्जियों के भाव में तेजी आई है। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने कहा कि आने वाले दिनों में भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस समय टमाटर 15 से 18 रुपए, टिंडे 25 से 30, अदरक 80 से 85, आलू 18 से 20 और प्याज 10 से 12 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। मुहाना मंडी में सब्जियों की आवक कम होने से सब्जियों के भाव में काफ़ी तेजी आ रही है। वही टमाटर जहाँ 2 से 4 रुपए किलो बिक रहा था, वही टमाटर आज 15 से 18 रुपए किलो बिकने लग गया है। जो टमाटर आसपास के क्षेत्रों से मुहाना मंडी में आ रहा था, वो उसकी आपूर्ति लगभग बंद हो गई है। अब टमाटर मुख्यतः बेंगलोर व हिमाचल के सोलन क्षेत्र से टमाटर मुहाना मंडी में आ रहा है। टमाटर की फसल कम होने से टमाटरों के भावों में काफ़ी तेज़ी आई है। टमाटर अन्य राज्यों से मुहाना मंडी में सप्लाई हो रहा है और आने वाले दिनों में भी सब्जी के भावों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। जहां टिंडा 15 से 20 रुपए किलो था, वही टिंडा अब 25 से 30 रुपए किलो हो गया है। टिंडा मुख्यतः शाहपुरा व मनोहरपुर से टिंडे की आपूर्ति मुहाना मंडी में हो रही है। अदरक की बात करें, अदरक जो 50 से 55 रुपए किलो बिक रही थी, वही अदरक आज 80 से 85 रुपए किलो हो गई है। सब्जी की डिमांड बढ़ने से और सब्जी के भाव में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। आसपास के रेस्टोरेंट, होटल्स के खुलने से भी सब्जी की डिमांड बढ़ी है। इन तमाम बातों को देखते हुए सब्जी के भाव में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। प्रयोगशाला सहायक अभ्यर्थियों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि कोरोना महामारी में भी उनको थोड़ा सा वेतन देकर काम करा रही है सरकार। इस वेतन से हमारे घर का खर्चा नहीं चलता है, न ही सरकार हमारी मांगे पूरी कर रही है। उनका कहना था कि चिकित्सा विभाग ने 2018 में 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती निकाली थी, जिसकी डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुके हैं, मगर आज तक इनकी प्रोविजनल सूची नहीं निकली है। अतः हम सभी प्रयोगशाला सहायकों की राजस्थान सरकार से मांग है कि इनकी प्रयोगशाला सहायक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम प्रयोगशाला सहायक सभी हताश हो गए। 2 साल पहले 2018 में 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती निकाली थी, जिसके प्रोविजनल सूची आज तक नहीं निकाली है और हमारे दस्तावेज सत्यापन होने के बावजूद भी हमारी आज तक प्रोविजनल सूची नहीं निकाली है। हमारी माननीय मंत्री साहब से निवेदन है और सभी हम समाज में करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी प्रोविजनल सूची निकालें प्रयोगशाला सहायक की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।